हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सेशंस में। हमने पिछले चैप्टर में एक्वेटिक इकोसिस्टम का पहला पार्ट देखा हुआ था। हमने सब क्लासिफिकेशंस देखे कि अलग अलग जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में उन्हें किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है, और हमने थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में भी देखा। तो आज के इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के सेकेंड पार्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल लाइफ किस तरीके से सर्वाइव होती है अंडर वाटर, यानी कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो या तो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर एडवर्सली इफेक्ट कर रहे हैं फॉर द लाइफ अंडर वाटर, और चंद इंपॉर्टेंट ऐसे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज जिसके बारे में हमें जानकारी हासिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए आज का चैप्टर इकोसिस्टम द सेकंड पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहला है फैक्टर्स लिमिटिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स। देखिए, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हो या फिर एक्वेटिक यानी कि अंडर वाटर हो या अबव वाटर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसके सर्वाइव होने के लिए उसकी प्रोडक्टिविटी होती है। जो हमने इकोलॉजिकल पिरामिड्स देखे, हमने जो एनर्जी पिरामिड्स वगैरह देखे, वहाँ पर प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, इन सभी के बारे में हमने बात तो किया, लेकिन इन सभी के बीच एक संतुलन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी बहुत ज़रूरी होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स। जितना जो है प्रोड्यूस किया जाना चाहिए उतना ही किया जाना चाहिए, और जितना कंज्यूम होना चाहिए उतना ही कंज्यूम होना चाहिए। कहीं पर भी एडवर्सिटी आ जाए तो इस पूरे सस्टेनेबिलिटी पर जो है मार पड़ती है, और भले ही वो टेरेस्ट्रियल हो या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में हो, उसमें अजीबो गरीब तरीके के चेंजेस आते हैं और वो पूरे एनवायरनमेंट को बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ही ज़रूरी होती है। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एक्वेटिक हैबिटेट्स के प्रोडक्टिविटी को या तो वो सपोर्ट करते हैं या फिर उन्हें लिमिट करते हैं। They can suppress the productivity of an ecosystem because there is too much or too little of it। जैसे कि अभी मैंने कहा, हर फैक्टर का जो है इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। टू मच ऑफ समथिंग इज ऑल्सो टू बैड, टू लिटिल ऑफ समथिंग इज ऑल्सो टू बैड। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में भी इन फैक्टर्स का हद से ज़्यादा होना भी खराबी है और हद से कम होना भी खराबी है। मेजर लिमिटिंग फैक्टर्स इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम आर एज फॉलोज। हम चंद के बारे में ही बात करेंगे जो बहुत ही क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सनलाइट। हमने ऑलरेडी टेरेस्ट्रियल में भी देखा कि सनलाइट कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर फोटोसिंथेसिस के लिए। तो एक्वेटिक हैबिटेट के लिए भी सनलाइट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में ऑटोट्रॉफिक के बारे में देखा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, और हमने देखा कि वहाँ पर भी प्लांट्स, फाइटोप्लैंक्टन्स वगैरह होते हैं जो अपने खुद के खाने को प्रोड्यूस करते हैं। तो उनके लिए सनलाइट बहुत ही ज़रूरी होती है। The depth of which is sufficient sunlight is available for the photosynthesis to take place limits the vertical extent of plant distribution under the water. This zone is known as a photic zone or euphotic zone. ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है, याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूफोटिक जोन या फिर फोटिक जोन जो है वो उस लेवल तक का जोन या फिर उस लेवल तक का ओशनिक एरिया है या फिर एक्वेटिक एरिया है जहाँ तक हमें सनलाइट सफिशिएंटली अवेलेबल होती है। सनलाइट जहाँ पर सफिशिएंटली अवेलेबल होती है वहाँ पर हमें प्लांट्स का ग्रोथ भी देखने को मिलता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस वहाँ पर चलता है जिसके तहत प्लांट्स अपने खुद के कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह प्रोड्यूस करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो फोटिक जोन और यूफोटिक जोन वो जोन है या फिर उतना एरिया है जहाँ तक हमें ओशन में या फिर एक्वेटिक इकोसिस्टम में सफिशिएंट सनलाइट देखने को मिलता है। Aphotic zone is the lower level where the intensity of the sunlight is below 1% of the surface level, यानी कि बहुत ही कम सनलाइट वहाँ पर पहुँचती है या फिर पहुँचती ही नहीं है। कई बार शैलो वाटर्स बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं, पिछले स्लाइड में भी हमने इसके बारे में बात किया हुआ था। तो एफोटिक जोन जो है वहाँ पर एडिक्वेट सनलाइट हमें देखने को नहीं मिलती। तो ये सनलाइट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक हैबिटेट्स के प्रोडक्टिविटी के लिए। न्यूट्रिएंट लेवल हमने ऑलरेडी देखा, न्यूट्रिशन साइकिल वगैरह के लिए भी। तो न्यूट्रिएंट्स भी तो बहुत ज़रूरी है सर्वाइव होने के लिए। अपार्ट फ्रॉम सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस में जो है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट्स का भी ज़रूरत होना बहुत ज़रूरी है। हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी पढ़ा पिछले चैप्टर्स में। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी नाइट्रेट्स और फॉस्फेट की बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस के लिए न्यूट्रिएंट्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। एज द प्रेजेंस इज मैक्सिमम इन द लिटोरल जोन। अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म के लिटोरल जोन होता क्या है, देखिए, इट इज अ रीजन क्लोज टू द शोर, यानी कि सी शोर जो होता है वहां से थोड़ा बहुत करीब का या फिर थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड जो रीजन होता है उसे लिटोरल जोन कहते हैं। हाई प्रोडक्टिविटी इज फाउंड हियर, क्योंकि वहां पर नाइट्रेट्स आसानी से हमें मिल जाते हैं, क्योंकि लैंड जो है एडजेसेंट ही होता है। तो वहां पर लैंड के जो सॉइल है वहां से आसानी से हमें नाइट्रेट और फॉस्फेट्स मिलता है। तो न्यूट्रिएंट लेवल जो है वहां से बरकरार होते हैं।
अगेन अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म जोन ऑफ कन्वर्जेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इसीलिए जो है उन्हें बोल्ड में रखा है, हाईलाइट किया हुआ है। तो जोन ऑफ कन्वर्जेंस क्या होता है? इट इज एक्चुअली जोन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ कोल्ड एंड वार्म ओशन करंट्स एंड अपवेलिंग रीजियंस वेयर वाटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द ओशन राइजेस टू द सरफेस। जहां पर कोल्ड और वार्म ओशन करंट्स एक दूसरे से मिलते हैं उन्हें जोन ऑफ कन्वर्जेंस कहा जाता है। दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड हैव हाई बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पर बहुत ही अच्छी किस्म के एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा कि यूस्टेरिस होते हैं जहाँ पर लैंड और वाटर के बीच का कन्फ्लुएंस जो है हमें देखने को मिलता है, और एक यूनिक जो है एक हैबिटेट वहाँ पर बन जाता है। तो उसी तरीके से इन बिटवीन द एक्वेटिक इकोसिस्टम ऑल्सो वी फाइंड जोन ऑफ कन्वर्जेंस, जहाँ पर दो अलग अलग करंट्स जो है वो मिलते हैं, एक वार्म और एक कोल्ड, और वहाँ पर भी हमें रिच न्यूट्रिएंट्स वगैरह देखने को मिलते हैं और बायोडाइवर्सिटी बहुत ही अच्छी वहाँ पर होती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिविंग बींग्स के लिए तो बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, लेकिन इंसानों के लिए, एनिमल्स के लिए तो ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही जो है वो लाइफलाइन होता है। तो विद इन एक्वेटिक इकोसिस्टम भी ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन यानी कि वाटर कंटेंट, वाटर में जो है ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है, O2 कंटेंट जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन, तो वो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंटेंट कितना है वाटर में, वो भी जो है बहुत ही क्रूशियल होता है, क्योंकि अंडर वाटर फिशेस वगैरह के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी होता है, वो भी जो है अपने गिल्स का इस्तेमाल करके रेस्पायर वगैरह करते हैं, तो इसीलिए जो है डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कंटेंट भी बहुत ज़रूरी है। ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर इज यूज्ड बाय एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स फॉर रेस्पिरेशन एंड अ ड्रॉप इन इट्स कॉन्सेंट्रेशन बिलो 3 to 5 पार्ट्स पर मिलियन में लीड टू डेथ ऑफ मेनी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पर दिया भी गया है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन के लेवल्स कितने होने चाहिए, दैट इज इन बिटवीन 3 और 5 पार्टिकल्स पर मिलियन। ये एक तरीके का मेजरमेंट होता है जहाँ पर हम डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को मेजर कर सकते हैं अंडर वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स भी, जैसे कि मैंने कहा कि वो रेस्पायर करते हैं, फिशर्स को गिल्स वगैरह होते हैं जिसके जरिए वो ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन का होना भी बहुत जरूरी है हैबिटेट के प्रोडक्टिविटी के लिए। सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय एक्वेटिक प्लांट्स, एंट्री थ्रू एयर वाटर इंटरफेस एक्सेट्रा। तो सोर्स कहाँ से है ये ऑक्सीजन डिजॉल्व होने का? तो ऑलरेडी जैसे कि मैंने कहा कि प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, प्लांट्स तो अंडर वाटर भी होते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, और थ्रू एयर वाटर इंटरफेस भी, जैसे कि हमने पिछले स्लाइड में भी देखा, जहाँ पर एयर और वाटर एक दूसरे से मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर एयर की अवेलेबिलिटी भी होती है। कंज्यूमर्स कौन है भाई? रेस्पिरेशन, डिकम्पोजिशन, एस्केप थ्रू एयर वाटर इंटरफेस एक्सेट्रा। रेस्पायर करते हैं, जब रेस्पायर करते हैं तो ऑक्सीजन, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को जो है वो कंज्यूम करते हैं। डिकम्पोजिशन के लिए भी ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा अलग अलग अंडर वाटर प्रोसेसेस के लिए भी ऑक्सीजन बहुत ही ज़रूरी है। इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स इन द वाटर कैन इंक्रीज द डिकम्पोजिशन एंड डिप्लीट ऑक्सीजन लेवल्स ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम। जैसे कि मैंने कहा कि हद से ज़्यादा भी किसी प्रोडक्ट को कंज्यूम करना बहुत ही गलत होता है, उसे वो एडवर्स इफेक्ट कर सकता है। तो हद से ज़्यादा डिकम्पोजिशन का होना भी, इंक्रीज्ड ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जब वो वाटर में, ओशंस, मरीन इकोसिस्टम वगैरह में जहाँ पर मिलते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के लेवल्स को कंज्यूम किया जाता है उसे डिकम्पोज करने के लिए, तो इससे जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम पर हार्म भी हो सकता है और ऑक्सीजन लेवल जो है वो डिप्लीट भी हो सकते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है टेम्परेचर। हमने सनलाइट देखा, हमने डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन देखा, हमने न्यूट्रिएंट्स देखा। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है टेम्परेचर। Aquatic organisms have narrow temperature tolerance limit, so small change in water temperature can be a great threat to the survival of many species. अंडर वाटर रहते हैं तो बहुत ही कूल उनका एनवायरनमेंट होता है, लेकिन टेम्परेचर भी ज़रूरत है, लेकिन हद से ज़्यादा थोड़ा बहुत भी अगर नैरो टेम्परेचर भी बढ़ जाए तो उनके सर्वाइवल के लिए ये बहुत ही बड़ा हार्म हो सकता है। इफ टेम्परेचर्स आर टू हाई, फिशेस मे नॉट बी एबल टू सर्वाइव। जहाँ पर गर्मी ज़्यादा हो वाटर, अंडर वाटर, वहाँ पर फिशेस सर्वाइव नहीं कर सकते। इन कॉन्ट्रास्ट, टू लो टेम्परेचर्स लीडिंग टू कवर ऑफ आइस ऑन वाटर बॉडी कैन इफेक्टिवली कट ऑफ सनलाइट, स्टॉपिंग फोटोसिंथेसिस एंड डिप्लीटिंग ऑक्सीजन। जैसे कि मैंने कहा कि हद से ज़्यादा टेम्परेचर होना भी गलत है, क्योंकि वाटर वार्म हो जाएंगे, फिश मर जाएंगे, और हद से ज़्यादा टेम्परेचर का ड्रॉप होना भी हार्मफुल है, क्योंकि अगेन वाटर जो है वो स्नो में बदल जाएगा, आइस में बदल जाएगा। अंडर वाटर जो एक्वेटिक जो खासकर प्लांट्स वगैरह होते हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, ऑक्सीजन के लेवल्स जो है वो बहुत ही गिर जाते हैं, तो इससे भी जो है एडवर्सली इफेक्ट पूरे एक्वेटिक इकोसिस्टम को ही पहुंचेगा। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है, हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत बात किया हुआ है, सैलिनिटी, यानी कि साल्ट कंटेंट कितना है, ये भी जो है इफेक्ट करता है एक एक्वेटिक इकोसिस्टम को। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव वेरिड टॉलरेंस टुवर्ड्स सैलिनिटी और साल्ट कंसंट्रेशन इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम।
हर ऑर्गेनिज्म का अपना डिफरेंट टॉलरेंस होता है साल्ट को लेकर, सैलिनिटी को लेकर, तो वो उसी लेवल पर या फिर स्ट्राटा में जीते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में जहाँ पर उनकी बॉडी उस सैलिनिटी को सूट करती है। Salinity variations arises more due to addition or removal of water from the system के evaporation system वहाँ पर किस तरीके से हो रहा है कि हद से ज़्यादा अगर वाटर evaporate हो रहा है तो salinity कंटेंट भी ज़्यादा ही होगा, और हद से कम भी अगर वाटर जो है वहाँ पर evaporate हो रहा है तो वहाँ पर salinity कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से गिर जाएंगे, क्योंकि salts जो है वो डिजॉल्व होते हैं, वो स्प्रेड होते हैं। तो इस तरीके से दोनों का ही जो है मिश्रण वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एक्वेटिक इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए। फॉर एग्जाम्पल रीजन्स वेयर फ्रेश वाटर गेट्स एडेड लाइक रिवर डेल्टास, high rainfall, melting snow or less saline, while regions where fresh water gets removed due to high evaporation are high salinity or they have high salinity levels। तो इस तरीके से evaporation के रेट में और water के availability के रेट से भी जो है salinity हमें देखने को मिलती है, और salinity के levels पर भी जो है हम aquatic ecosystem के richness को जो है डिसाइड कर सकते हैं। ये थी चंद बातें आपको जाननी थी एक्वेटिक इकोसिस्टम्स के सेकंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।